नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। अमेरिका ईरान के बीच तनाव ने भारत के $13 बिलियन के मेडिकल टूरिज्म को संकट में डाल दिया है। खाड़ी देशों से आने वाले मरीजों की संख्या 70% तक गिर चुकी है। आज इसी मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे, फेलिक्स हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता जी और लॉर्ड क्योर हेल्थ केयर एंड सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार सर। नमस्कार। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स है उसकी क्या हालत है। भारत के बड़े अस्पतालों में मिडल ईस्ट से आने वाले मरीजों की संख्या में 50 से 75% तक की गिरावट आई है, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। ओमान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, बहरीन, यूएई से आने वाले मरीजों की संख्या लगभग ठप होती गई। उड़ानें पूरी तरह से निलंबित थी, उसका भी असर हमने देखा। भारत का $13 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म कितने बड़े खतरे में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई जैसे प्रमुख मेडिकल हब में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों से होने वाले जो मासिक राजस्व था, रेवेन्यू था, उसमें 15 से 20% गिरावट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कितनी गिरावट आई, अस्पतालों को कितना बड़ा वित्तीय झटका लगा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में बात किया जाएगा कि अब भारत के पास विकल्प क्या है। क्या दक्षिण अफ्रीका से आने वाले, साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले जो मरीज है उससे बाजार को सहारा मिलेगा, यानी हेल्थ केयर सेक्टर को सहारा मिलेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से मरीजों की संख्या में गिरावट आई वहां से बातचीत करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता से शुरुआत करेंगे। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कितना बड़ा ये संकट है, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मरीजों की संख्या में तकरीबन 50 से 70% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक्चुअली सर, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या कुछ सिचुएशन है सर? ब्रिज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर भारत के मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो पूरा सेक्टर लगभग 13 बिलियन, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है। और इसका जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, जिसको CAGR बोलते हैं हम लोग, 20% के आसपास है। और हमारे जो खास बात है भारत की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, वो कहीं ना कहीं कंपेरेबल या बेहतर है इस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जो अदर अन्य सारे कंट्रीज, उनसे कहीं बेहतर है। डॉक्टर्स हमारे बहुत स्किल्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे नेवी जेनरेटेड हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि हमारे मरीज क्यों इतने सारे आते थे हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल के जो इंडियन हॉस्पिटल्स हैं वो यूरोपियन है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो दूसरे बड़े बाहर विदेशी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे बहुत सस्ते हैं। मतलब ये अफोर्डेबल हैं, इतने हैं कि लगभग 8 to 10 टाइम सस्ते प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब एंजियोग्राफी अगर इंडिया में 10,000 में हो रही है तो या 12,000 में, तो बाहर जाके वो $12,000 में होती है, मतलब 90 गुना महंगी होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो मेडिकल टूरिज्म के, वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। प्लस जो ट्रेवल का जो इकोसिस्टम है, जिसमें जो पर्सनलाइज केयर है, एंड टू एंड सॉल्यूशंस हैं, वो भारत के हॉस्पिटल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बात कर रहे थे कम क्यों हो गया है या कम हुआ इतना, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर के, या जो इंडियन बड़े सिटीज हैं टियर 1 में, वहाँ पे ही पेशेंट्स आते हैं ज्यादातर। छोटे अस्पतालों में तो नहीं आते। तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट है कि उनका जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका लगभग 10 से 15% मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है, वो आता है इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। उसमें गिरावट आई है 20-25% की। तो ओवरऑल बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, स्पेशली उन हॉस्पिटल्स पे जिनका अपना डोमेस्टिक बेस अच्छा है, मतलब डोमेस्टिक पेशेंट्स अच्छे हैं, खास करके जो कैश पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट बिजनेस पेशेंट्स हैं, या प्राइवेट इंश्योरेंस है, जिप्सा है, एक बहुत सारे अन्य वर्टिकल्स भी होते हैं, यहाँ से पेशेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आया, ये भी जो 10-15% या 20% जो रेवेन्यू कम हुआ है इन बड़े हॉस्पिटल्स का, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का, वो इसलिए वो परमानेंट नहीं है। बिकॉज जो ये प्रॉब्लम है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है। इससे बहुत सारे जो पेशेंट जो टेम्परली, स्पेशली जो खासकर जो इलेक्टिव सर्जरीज थी, जैसे IVF है, इलेक्टिव ट्रीटमेंट एक्चुअली मैं कहूँगा, जैसे IVF है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं, CTBS सर्जरीज हैं, प्लास्टिक सर्जरीज हैं, स्किन के प्रोसीजर्स हैं, तो ऐसे कार्डियक प्रोसीजर्स हैं। तो इन जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं फुटफॉल कम हुआ है, जिसमें पेशेंट का फ्लो कम हुआ है। बट जो इमरजेंसी केयर है, जो क्रिटिकल केयर है, जो उनमें पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं और अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक और इम्पैक्ट पड़ा इस चीज में कि जो ट्रेवल था डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट कंट्रीज से, वो थोड़ा महंगा हो गया है। मतलब
एयरलाइंस ने अपने किराए थोड़े बढ़ा दिए 15 से 20%, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट ये सारा कुछ टेम्पररी है, इससे इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमने कोविड में भी देखा था कि मेडिकल टूरिज्म खास करके जो बड़े शहर हैं, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, वहाँ पेशेंट्स कम हो गए थे। बट वो जैसे ही कोविड खत्म हुआ दोबारा पेशेंट का फ्लो बढ़ गया और अच्छा हो गया बल्कि। तो इंडियन हेल्थ केयर की बात करें तो हमारा इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल है, खाली डिपेंडेंट इस पे नहीं है इंटरनेशनल पेशेंट्स पे। हमारे डोमेस्टिक पेशेंट्स हैं, कॉर्पोरेट पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट पेशेंट्स हैं, जिप्सा के पेशेंट्स हैं, इंश्योरेंस के पेशेंट्स हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं। और इसमें जो टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज है इंटरनेशनल पेशेंट का वो काफी कम है, 10 से 15% आता है, उसी में थोड़ा फॉल हुआ, तो ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा जी। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते डॉक्टर भूपेंद्र सर के पास चलते। सर, कैसे देख रहे हैं इस सिनारियो को? कितना प्रेशर दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा संकट है, और आंकड़े एक्चुअली कह क्या रहे हैं? क्या ये जो सिचुएशन है ये अभी और चलने वाला है? क्योंकि आप विदेश अलग अलग कंट्रीज में भी बीच में दौरा किए थे, तो आप भी चीजें एनालाइज किए होंगे, कितना डिफरेंस है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर्स में और दूसरे देशों में, और ये जो वॉर है वो कितना इम्पैक्ट डाला, कितना संकट डाला? देखिए ब्रिज जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे आपने कहा है कि मेडिकल टूरिज्म आज की डेट में भारत जो है वो विश्व की राजधानी कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म के लिए। और जैसे कि सारे डाटा बताते हैं कि तकरीबन $13 बिलियन का जो है वो हम मान के चलते हैं कि इस साल 2026 में रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। जो ये अभी ऑनगोइंग फाइट हो रही है, इसमें आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारत सेंटर में बैठा हुआ है, और सबसे पहले आसपास में आपका जो है मिडिल ईस्ट आ जाता है, जिसमें ईरान है, इराक है, यमन है और यूएई है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा देश है जो भारत की मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटी को 70% से 80% लेता है, वो है आपके CIS। CIS में तकरीबन 10 देश आ जाते हैं: किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद एक अगर अलग कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जहां से हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं। आप देख लीजिए गाना से, केनिया से, नैरोबी से। तो मैंने जैसे बताया कि भारत इस वक्त वैश्विक राजधानी है उन सारे मरीजों के लिए जो एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, जो अच्छी जिंदगी चाहते हैं, जो कम पैसे में एक अच्छा इलाज चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भारत ज्यादातर वही पेशेंट आते हैं जिनको अपने अपने देश में लास्ट स्टेज पे जो है बता दिया जाता है कि अब आपका इस पर्टिकुलर देश में ठीक होना मुनासिब नहीं है। अगर कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिविटी में तकरीबन 10% से 20% का इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी अमेरिका में $2.5 लाख की होती है, तो वही लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हमारे यहाँ $25,000 से $30,000 की होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत जो है एक वैश्विक राजधानी है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी सिनारियो बना है इससे हमारे मेडिकल टूरिज्म में या हमारी GDP ग्रोथ पे कुछ फर्क आने वाला है। क्योंकि अगर हम एयरलाइंस की भी बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान एयरलाइंस, आपकी गल्फ एयरलाइंस, अलमाटी एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंट फ्लाइट सब चालू हो गई हैं, और लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हम लोग आगे चल के इसमें और मुझे लगता है ज्यादा ग्रो ही करने वाले हैं। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर, डीके सर, ये भी बताइए कि दवाई के सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है? क्योंकि APIs हो गया, चीन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, उस पर क्या कोई असर आया है द मेडिसिन के इंपोर्ट पर भी? जो मेडिकल की बात करें, दवाइयों की स्पेशली करें, या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स की बात करें, या इवन हॉस्पिटल फर्नीचर की बात करें, तो इंडिया बहुत कैपेबल है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्टॉक में है, स्टोर में है, और जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना तो मेडिसिन की API में, ना मेडिसिन की सप्लाई में कोई कमी आई है, ना ही कोई मेडिसिन के कंजम्पशन में कमी आई। कंजम्पशन तो सेम है हमारा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बट जो हमारी डिलीवरी थी सिस्टम था वो बिल्कुल स्ट्रांग है, रेजिलेंट है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और जो हम बात करें हॉस्पिटल फर्नीचर की भी, तो इंडिया जो मेक इन इंडिया की जो ड्राइव है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पिछले 5 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दिखने लग गया है। मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मेडिकल फर्नीचर सब कुछ इंडिया में बनने लग गया है, और बड़ा कोस्ट इफेक्टिव बनने लग गया। और इवन क्वालिटी ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मेडिकल फर्नीचर, वो कहीं ना कहीं बेहतर है फॉरेन कंट्री से, स्पेशली चाइना वगैरह से। और हमें बहुत बार एक प्रॉब्लम आती है, अगर बाहर से हम कोई चीज़ लेते हैं इस तरह की, तो उसमें बहुत बार पोस्ट सेल सर्विस में चैलेंजेस आते हैं। मतलब खरीदने के बाद जो सर्विस मिलती है उस इक्विपमेंट की, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि विदेशी लोगों के सर्विस सेंटर से मैन पावर उनकी कम, इंजीनियर्स कम है यहाँ पे इंडिया में बेस्ड। तो अगर आप इंडियन इक्विपमेंट्स खरीदते हो, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो, तो मेक इंडिया को प्रमोट करते हो,
हमारे जीडीपी को स्ट्रांग बनाते हो, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते हो, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है उसको कम करते हो, देश को मजबूत करते हो और साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि हमें पोस्ट सेल सर्विस भी अपनी टीम से, जो अपने लोकल जो वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, उनसे मिल जाती है। तो ना तो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर कोई बहुत फर्क पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, और ना ही मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल डिवाइस जिसको बोलते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ा है। इवन इंडियन जो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल की रेवेन्यू जनरेशन में मदद कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव कर रहे हैं, सिस्टम प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को सर्व करने में हेल्प कर रहे हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है इंडियन हेल्थ केयर का, और बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पेशेंट, इंश्योरेंस प्लेयर्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ऑनर्स आते हैं। इवन गवर्नमेंट के लिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस गवर्नमेंट बॉडी आती है। ये सारे मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले हमने 5 साल 10 साल में देखा है कि हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट भी है इंडियन गवर्नमेंट को बढ़ा है। 10 साल पहले हम जीडीपी का अराउंड 1.2% खर्च करते थे, आजकल हम 2.5% खर्च कर रहे हैं और लगभग डबल हो गया है। अभी भी कम है, मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़ा दिया, बट डेफिनेटली हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। दूसरी बात, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज थे जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते ही नहीं थे, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। साथ में जो नर्सिंग कॉलेज नए एस्टेब्लिश करे जा रहे हैं, स्किल्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, स्किल्ड स्कूल्स कॉलेज खोले जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी टियर 2 टियर 3 सिटीज में, जहाँ पे हमारी 70% पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत कम, 10 से 15-20% ही हॉस्पिटल बेड्स थे या इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो कहीं ना कहीं रेशियो जो पैराडॉक्स था वो रिवर्स हो रहा है। अब लोग टियर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, टियर 2 में अस्पताल खोल रहे हैं। इवन वो दिन दूर नहीं है जब विदेशों से आके लोग टियर 2 सिटीज में जाके अस्पताल इलाज भी कराएंगे, बिकॉज वहाँ पे घूमने का, एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन का बहुत अच्छा असर रहता है। और इवन बाहर के लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। मेडिकल टूरिज्म तो होता ही, इसलिए इसको टूरिज्म बोलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं और साथ में ट्रेवल भी करते हैं और साथ घूमते भी हैं। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है और शायद पूरे देश को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो हेल्थ केयर जो ग्रोथ है, जो ओवरऑल हेल्थ केयर ग्रोथ है, वो भी 18 से 20% है, उसमें भी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होगा। और लगभग इस समय जो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है लगभग 500-600 बिलियन डॉलर की है, वो भी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। भूपेंद्र सर, ये बताइएगा, जैसा मैंने सर से भी पूछा, दवाई वाला मैंने सवाल इसलिए पूछा सप्लाई को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सिनारियो, जब युद्ध शुरू हुआ तब से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि वो कई रूट डाइवर्ट किए गए सप्लाई को लेकर। इसके अलावा जो फ्रेट रेट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसका असर आप लोगों की इंडस्ट्री पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या बहुत ज्यादा? भारत में तो सुविधा भी बेहतर है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। प्लस ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं सब कुछ जोड़ लेंगे तो भी भारत बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अदर देशों से। लेकिन डेफिनेटली बिकॉज भारत में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा और कुछ पेशेंट मूव कर सकते हैं, जैसे थाईलैंड है, टर्की है, मलेशिया है, यूएई जैसे अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा, बट थोड़े महंगे भी हैं वो। बट वहाँ पे हो सकता है इलेक्टिव केयर के लिए कुछ लोग वहाँ मूव कर जाएं। बट दिस इज अ टेम्पररी प्रॉब्लम है, बहुत कम समय के लिए दिक्कत है, बहुत ज्यादा लंबी खींचेगी नहीं, बिकॉज युद्ध लगभग बंद हो चुका है, ठीक है। और लोग दोबारा, एयरलाइंस सारी दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं। खर्चा 20-25% महंगा जरूर हुआ है, वो सब पे इम्पैक्ट कर रहा है, खाली हेल्थ केयर पे नहीं इम्पैक्ट आ रहा है इसका। इन्फ्लेशन, महंगाई हर जगह बढ़ गई, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, इवन इंडिया में तो बढ़ ही रहा है, बाहर विदेशों में तो हम इसकी जो क्वांटिफिकेशन करेंगे तो इसकी जो महंगाई दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ओवरऑल ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका ग्लोबल सॉल्यूशन निकल रहा है, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही हैं। पर हमारे पास जो कंपिटिटिव एडवांटेज है दूसरे देशों से कि हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी भारत में होती है डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में 10 टाइम्स 8 टाइम्स भी कम है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंडिया में आरसीटी करवाते हो 5,000 में हो जाती है, बाहर आरसीटी कराते हो तो आपको $5,000 देने पड़ते हैं, तो 90 गुना महंगा है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, आई की सर्जरीज या न्यूरो सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज, आईवीएफ, बहुत सारी सर्जरीज जो नाम बताया, बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जो बाहर बहुत महंगे, इवन बहुत जगह तो अवेलेबल भी नहीं है। आपको डॉक्टर का टाइम ही नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, डॉक्टर वहाँ संडे वीकेंड पे फ्राइडे बाद मिलते ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इवन कंसल्टेशन बहुत महंगा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की मेडिकल टूरिज्म को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत मजबूती देते हैं, और ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं इस पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बहुत कम समय में खत्म हो जाएगी, दोबारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, और जो थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन हुआ पेशेंट्स का वो भी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। डॉक्टर भूपेंद्र सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस तरह की सिनारियो है, चाहे रूट को लेकर हो, क्योंकि रूट डाइवर्जन किया गया,
रेट बढ़ा दिए गए फ्लाइट्स के, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गया। तो कुछ मरीज अपना जो दौरा था इलाज कराने के लिए भारत का, क्योंकि कई जगह एयर स्पेस भी बंद कर दिए गए, तो उसका असर तो दिखा था। तो क्या भारत की इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन और साउथ एशिया साइड भी शिफ्ट हो रही है क्या? मतलब अफ्रीकन कंट्रीज या श्रीलंका जैसे देश को भी टारगेट कर रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री? देखिए ब्रिज सर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत में वही पेशेंट आते हैं जो एंड स्टेज में होते हैं, या हम कहें थर्ड या फोर्थ स्टेज में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जहां पे आदमी 20,000 25,000 डॉलर खर्च करने की सोच रहा है, वहां पे 50,000 की बजाय अगर 1 लाख का भी टिकट होगा तो मुझे लगता है इंसान की जिंदगी जो है वो ज्यादा अहम है। तो मुझे लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हमारे भारत का मार्केट अफ्रीका में या श्रीलंका में शिफ्ट होगा, तो दूर दूर तक ये बात बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आज हम ट्रीटमेंट वाइज देखें तो इंडिया इवन यूएसए और यूके से भी आगे है। अगर आज हम यूएसए के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें या यूके के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, तो 90% जो डॉक्टर्स हैं जिनके लिए वहां पे वो हॉस्पिटल्स जाने जाते हैं वो सब इंडियंस हैं। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट चाहे कितना भी टिकट महंगा हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, बॉडी चेकअप के लिए, या अपनी कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के लिए, या आई सर्जरीज के लिए, मतलब ऐसी सर्जरीज जो टाइम के साथ डिले की जा सकती है, शायद उसके लिए पेशेंट एक बार सोच सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को राइनोप्लास्टी करानी है, या किसी को लेसिक कराना है, या किसी को एक्चुअली एक ऐसा अपना बॉडी चेकअप कराना है। सर मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल आपने थोड़ा सा रॉन्ग वे में ले लिया, मतलब डाइवर्ट कर लिया। मेरा सवाल ये था कि जब तक ये परेशानी चल रही है भारतीय हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, तब तक के लिए क्या मतलब अफ्रीकन कंट्रीज के मरीज और साउथ ईस्ट एशिया के मरीज को भी टारगेट करना चाहिए हमें? ये मेरा सवाल था। देखिए, अच्छा, अफ्रीका के मरीज ऑलरेडी ब्रिज जी हमारे यहाँ बहुत लंबी तादाद में आते हैं, चाहे नैरोबी हो, केनिया हो, गाना हो। अफ्रीकन मार्केट ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत जोरों शोरों पे है। अगर श्रीलंका की बात कहूंगा तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अपना एक सिस्टम है। बांग्लादेश के काफी मरीज हमारे यहाँ आते हैं, बट पीछे कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण अब बांग्लादेशी वीजा हमारे यहाँ बहुत हद तक रिफ्यूज हो जाते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि श्रीलंका भी एक बड़ा मार्केट है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। वियतनाम और आगे म्यांमार बहुत बहुत बड़े मार्केट है। मुझे लगता है वक्त के साथ इंडिया जो है इन सब मार्केटों को धीरे धीरे जरूर टारगेट करेगा। ठीक है डीके सर, जो भी कंपनी, जो भी बड़ी हॉस्पिटल्स है जो उनको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है इस वक्त, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सिनारियो अभी है, बाद में धीरे धीरे जिस तरह का डेवलपमेंट भी आ रहा है हो सकता है समझौता हो जाए, तो उसके बाद ये रिकवरी क्या एक झटके में हो जाएगी या स्लोली स्लोली रिकवरी आएगी? देखिए, कोई भी लॉस ब्रिज होता है वो एक झटके में तो रिकवर नहीं होता है। डेफिनेटली कहीं भी किसी भी बिजनेस में हो, उसके लिए एक प्रोसेस होती है रिकवरी का। लॉस जो रिकवरी जो लॉस के लिए करी जाती है, तो ऐसा नहीं, मैं तो पहले ही कहूंगा कि इसमें बहुत नेगेटिव सोचने की बात ही नहीं है। बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं हुआ है। टोटल रेवेन्यू का 10% आता है सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट से, ठीक है। उस 10% में 20-30% गिरावट आई, मैक्सिमम जो गिरावट आई है। तो ओवरऑल रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है डेफिनेटली। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट सारे हॉस्पिटल जो अच्छे हैं वो एबिटा पॉजिटिव हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, दे आर वेरी हाईली फाइनेंशियली कम्पिटेंट हैं, उनके पास रिजर्व अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं क्योंकि इमीडिएट बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रही है डॉक्टर अस्पताल के कैश फ्लो पे या अस्पताल की जो फंक्शनिंग पे। हाँ, ये जरूर है कि मे बी जो फर्स्ट क्वार्टर था जून तक का, उसमें कुछ परसेंटेज लॉस रहा हो रेवेन्यू में, या टॉप लाइन में, या बॉटम लाइन में, एबिटा में, पैट में, बट वो डेफिनेटली अभी 3 क्वार्टर और बचे हुए हैं। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि जून से के आगे समस्या चलेगी। जून में ही सॉल्व हो जाएगी, और उससे पहले ही सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सॉल्व होगी तो जो बैकलॉग था वो पेशेंट वापस आएंगे, वो ज़्यादा नंबर्स में आएंगे, ज़्यादा सर्जरीज होंगी, इलेक्टिव सर्जरीज बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू की रिकवरी जो वो होगी वो फास्ट होगी। अगले 3 क्वार्टर में डेफिनेटली हो जाएगी, बल्कि अच्छी और अच्छी ग्रोथ होगी। जी ठीक है, एक एक सवाल आप दोनों से पूछे जाएंगे क्योंकि समय भी होने आया। डॉक्टर भूपेंद्र सर, मुझे ये बताइए कि मेडिकल टूरिज्म के, भारत के मेडिकल टूरिज्म को बेहतर करने के लिए और किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है? सरकार से कोई अगर आप लोगों की डिमांड हो तो वो भी बताइए प्लीज़। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है ये थोड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए।
काफी बार मैंने देखा है कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के पेशेंट्स के साथ यहाँ पे इंडिया में जो है वो चीटिंग की जाती है। चीटिंग का जरिया कोई सरकारी अफसर या कोई सरकारी सिस्टम या कोई डॉक्टर नहीं होता। बीच में जो एज अ ट्रांसलेटर लोग हैं जो सिर्फ इस भाषा को जानते हैं, इसलिए इस काम को करने लगे हैं। जब वो इस काम को करने लगे हैं, जब वो देखते हैं इसमें बहुत पैसा है, तो पेशेंट को वहां से कुछ और कमिटमेंट बोल के इंडिया लाया जाता है। बाद में उसको एक्स्ट्रा पैसे उससे लिए जाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट के नाम से, अलग अलग टेस्ट के नाम पे। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस इंडिया के जीडीपी को, जैसे सर ने बताया कि 2-2.5%, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम ये सोचें कि कैसे ये हमारे ऑल ओवर ग्रोथ में 10 से 15% का सपोर्ट करे। क्योंकि मेडिकल टूरिज्म, भारत का जो मेडिकल है, और वो काफी सालों से, हजारों सालों से हमारा आयुष मेडिसिन भी चला आ रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन चला आ रहा है। भारत की पहचान विश्व में विश्व गुरु के साथ साथ एक मेडिकल हब की है। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइज कंपनीज होनी चाहिए जो इस काम को करे, तो मुझे लगता है काफी हद तक ये बहुत सुलझ जाएगा और लोगों का जो भरोसा है वो हमारे भारत के मेडिकल सिस्टम पे और पुख्ता होगा। डॉक्टर डीके सर, आपकी क्या राय है, बेहतर बनाने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं? ये ब्रिज बहुत अच्छा सवाल है। हमें सपोर्ट करना चाहिए क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे, सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए, अस्पतालों को चाहिए, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। वो कैसे कर सकते हैं? ये अस्पतालों को NABH एक्रेडिटेशन कराने चाहिए, JCI एक्रेडिटेशन कराने चाहिए, उनके SOPs को फॉलो करना चाहिए। और जो जो बताया डॉक्टर साहब भूपेंद्र ने कि जो बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बहुत सारे जो पोर्टल्स होने चाहिए जिनसे पेशेंट रजिस्टर कर सके, उन क्वेरीज को हॉस्पिटल्स में जा सकें, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग हो, ट्रस्ट क्रिएट करें, क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं अपनी। अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। प्लस जो ट्रेवल वाला प्रोसेस है उसमें बहुत सारे कभी पेन एरिया होते हैं, कई सारे पॉइंट्स पे, कई सारे माइलस्टोन्स पे, इवन वीजा से लेके पेशेंट के रुकने तक, अटेंडेंट के रुकने तक के लिए, वापसी जाने तक के लिए, इवन पोस्ट सर्जरी केयर तक के, इस चीज को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो लूप होल्स उनको क्लोज कर सकते हैं और पेशेंट एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर पेशेंट एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक पेशेंट आपको 10 लोग और भेजेगा, और अफोर्डेबल होगा तो हम अफोर्डेबल तो ऑलरेडी हैं ही, तो और सारे लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो हमारे मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर की ग्रोथ जो CAGR 20 से 22% है, वो हो सकता है 25 से 30% हो जाए। प्लस AI का हम लोग सहारा ले सकते हैं, टेली कंसल्टेशन है, रिमोट क्लिनिक्स खोल सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, हॉस्पिटल्स वहाँ खोल सकते हैं, हमारे सर्जन जाके वहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज इनको इम्प्लीमेंट करके इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, सरकार को भी और जो सिस्टम है उसमें कुछ सुधारों की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर डीके सर ने, डॉक्टर भूपेंद्र सर ने बताया, उन चीज़ों पर फोकस करके चल सकते हैं। इस इंडस्ट्री को और बेहतर तरीके से और सुधार की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, और बेहतर बनता हुआ दिखाई दे सकता है भविष्य में। सर, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डीके सर और भूपेंद्र सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये हमारा MSME डायरी शो है। इस दौरान हम लोग अलग अलग सेक्टर पर चर्चा करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं भारत का हर एक इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। मेडिकल टूरिज्म पर भी इसका असर दिख रहा है। मरीजों की संख्या घटी है, जो बड़े अस्पताल है उसके रेवेन्यू में गिरावट आई है, इसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। और मेडिकल टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते, क्या सुधार किए जा सकते, इस पर भी हमने चर्चा की है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।